कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ अर्णा चौधरी। हम डिस्कस कर रहे थे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। अभी तक हमने कई सेट जो है उसमें डिस्कस हम कर चुके हैं। तो लेवल 2 लेवल 1 हमने कई तरह के इसमें क्वेश्चन देखे हैं। आज हम जो क्वेश्चन पेपर देखेंगे वो होगा लेवल 2 का। ठीक है, लेवल 2 में 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो अभी तक हम देख रहे हैं। दो बार से 3 बार से जो है क्वेश्चन का लेवल इन्होंने बढ़ा दिया गया है। तो अभी भी इस बार जो क्वेश्चन का लेवल आएगा वो काफी अच्छा ही आएगा। इसमें क्वेश्चन की लेंथ थोड़ी अच्छी रहती है। ठीक है, तो लेंथ ज्यादा होने से आप बिल्कुल भी घबराना नहीं। आप क्वेश्चन को डीपली पढ़े और उसको तब टैकल करें और आंसर लेने की कोशिश बाद में करें। पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ में नहीं आता है तब आप आंसर को जो है एक एक करके समझने की कोशिश करें। तब आपका क्वेश्चन पेपर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपठन वैकल्य यानी कि डिसलेक्सिया जिसे हम कहते हैं। डिसलेक्सिया किस प्रकार की स्थिति है और जो शिक्षार्थी की कौन सी क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया शारीरिक विकार है या फिर संवेदी विकार है या फिर भावनात्मक विकार है या फिर तंत्रिकीय न्यूरोलॉजिकल विकार है। तो ये एक कैसा विकार है, न्यूरोलॉजिकल विकार है। यानी कि बच्चे के मस्तिष्क में चोट के कारण या फिर कोई मतलब कोई ऐसी गंभीर बीमारी या समस्या के कारण न्यूरो सिस्टम में जो प्रॉब्लम आ जाती है जिसमें बच्चा अपनी अपनी अपने मस्तिष्क को या फिर कहें कि अपनी संपूर्ण मानसिक योग्यता को ऑपरेट नहीं कर पाता है। ठीक है, उसे ध्वनियों को प्रतीक चिन्हों के साथ में जोड़ने में प्रॉब्लम आती है। जो भी साउंड है, जैसे हम उनको पढ़ा रहे हैं कि बेटा ए फॉर एप्पल लिखो, बी फॉर बॉल लिखो, या फिर कुछ भी हमने उनको सेंटेंस दिया है तो उसको जो है नहीं कनेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल वो बी शब्द को इस तरीके से जो है लिखते हैं और इस तरीके से ही पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे बी शब्द है तो उसको ऐसे वो दिखाई देगा एकदम उल्टा और इसी तरीके से वो उसको लिखेगा। इसका मतलब ये है कि उसको लिखने और पढ़ने संबंधी दोनों तरह की परेशानी को हम डिसलेक्सिया कहते हैं। ठीक, तो इसीलिए प्रतीकों के साथ में उसको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। जैसे ये शब्द है ना, बी है तो उसको अपोजिट एकदम उल्टा दिखाई देगा। तो इसीलिए हम तो बोलेंगे कि ये बी लिखा है लेकिन उसको दिखाई दे रहा है ये ऐसे उल्टा जिस डी जैसा लग रहा है। तो इसीलिए वो प्रतीकों के साथ में उसे जोड़ नहीं पाता है। ठीक है, ये प्रॉब्लम उसको आती है। क्वेश्चन नंबर टू है वास्तविक जीवन की समस्याओं और मूर्त अनुभवों के सीखने से बच्चों को अधिगम और जानकारी प्राप्त करने के लिए कई रास्ते मिलते हैं, है ना। ये कथन हमारा सही है। अगर हम कारण देखें कि ऐसा क्यों होता है तो कारण यहाँ पर है विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक होता है। तो क्या ये कारण सही है? मतलब आर का अगर हम देखें तो ये बिल्कुल सही है ये सेंटेंस कि विकास अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है। तो लेकिन क्या ये इससे रिलेट हो रहा है? नहीं ना, क्योंकि ये जानकारी है अधिगम के बारे में और ये जानकारी है विकास के बारे में जो कि एक दूसरे से डिफरेंट हो जाते हैं। तो कथन तो दोनों सही है, कथन अपने आप में दोनों सही है, लेकिन जो कारण है वो सही नहीं है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो व्याख्या है वो सही नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है। यानी कि लड़के और लड़कों की भूमिकाओं को किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है मीडिया में चाहे पाठ्य पुस्तकों में। जैसे इस तरह के जो महत्वपूर्ण पर्सन है, इस तरह के महत्वपूर्ण पर्सन पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा? जेंडर पहचान को मजबूत करने में या फिर जेंडर भूमिका की नम्रता को हतोत्साहित करने में या फिर जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना हम इसे कहेंगे या फिर जेंडर स्थिरता को मजबूत करने में। तो हमें प्रोत्साहन मिलेगा किसको? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने में। ठीक है ना, ये बात समझ पा रहे हैं। इसीलिए जैसे एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में क्योंकि इस तरह के सवाल उठाए गए इसीलिए एनसीईआरटी में ये प्रावधान किया गया कि मोस्टली उसमें जो भी रोल मतलब दिखाया गया है हीरो के रूप में किसको रखा गया है, मुख्य भूमिका के रूप में किसको रखा जाता है? लड़की को रखा जाता है। ठीक है, उसमें जैसे मतलब कोई भी कहानी है तो कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा
कि राम वहां पर जाता है, उसमें जो मुख्य भूमिका में लड़की ही दिखेगी कि सीता वहां पर जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो वहां पर मतलब जो प्रायोरिटी दी गई है वो लड़की को दी गई है, और जो लड़की के काम है वो लड़का करता नजर आएगा, और जो लड़के का काम है वो आपको लड़की करती नजर आएगी, ठीक। तो इसीलिए इसे हम कह सकते हैं कि इससे होता क्या है, इससे एक प्रोत्साहन मिलता है जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने को, ना कि उन्हें मजबूती प्रदान करने में कि जिस तरीके से चल रहा है वो और ज्यादा मजबूत बने, या फिर उन्हें हतोत्साहित करने में, ठीक है। जेंडर भूमिका की नम्यता को, नम्यता का मतलब होता है कि उनकी जो, उनमें जो लचीलापन है, ठीक है, उसे हतोत्साहित किया जाए। लचीलेपन को तो, फ्लेक्सिबिलिटी को तो बढ़ावा देना चाहिए, उसे हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, उसको प्रमोट करना चाहिए। लचीलेपन का यही मतलब है कि इतना फ्लेक्सि मतलब कठोरता ना हो उसमें। कठोरता तो यही है, कठोरता या रूढ़िवादिता तो यही है कि लड़का और लड़के की भूमिका फिक्स कर दी गई कि लड़के का काम लड़का ही करेगा, लड़के के काम लड़की ही करेगी। लेकिन अगर उसे फ्लेक्सिबल बना दे, लचीला बना दे, तो इसका मतलब यही है ना कि उस लचीलेपन को बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जेंडर स्थिरता को मजबूत करना, जेंडर स्थिरता को मजबूत, जो स्थिरता बनी हुई है, जो अभी तक जो स्टैंडर्ड, जो जेंडर कंसिस्टेंसी बनी हुई है उसको बनाए रखो। क्या इस तरीके से मजबूती मिलेगी? नहीं, ठीक है। तो जो बढ़ावा मिलेगा वो मिलेगा किसको? जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाने को, ठीक। क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। भाई हम जो समावेशी कक्षा है, समावेशी कक्षा में बच्चों को जो सिखा रहे हैं, हमने जो भी लक्ष्य रखे हैं, जो भी शैक्षणिक रणनीतियां रखी है, उनके साथ साथ हम आकलन जो कर रहे हैं बच्चों का, उस आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग जो है हम आकलन ने जो हमने उनको सिखाया है, तभी तो हम उसको कहेंगे कि ये उसी के अनुकूल है। कारण क्या है? कारण यह है कि समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। तो देखो, इसमें अगर हम कथन की बात करें तो कथन तो सही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर बात की गई है कि समावेशन का जो दर्शन है वो ये कहता है कि मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत विभिन्नता को समाप्त करना है, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि समावेशी शिक्षा मूल्यांकन के माध्यम से व्यक्तिगत भिन्नता को समाप्त नहीं करती। व्यक्तिगत विभिन्नता को तो उसने विभिन्न तरह के बच्चों का एडमिशन ले लिया, उसका बच्चों का समावेश हो गया, और बच्चों को वर्ग में न बांटकर उसने एक साथ पढ़ाने की वो जो है मतलब उसका आदर्श है, ठीक है। उसका जो दर्शन है वो ये कहता है कि हम चाहे कितने भी प्रकार के बच्चे उनको एक साथ पढ़ाएंगे, सभी प्रकार के बच्चों का मूल्यांकन एक साथ करेंगे। हमें क्या करना है? व्यक्तिगत भेदों को समाप्त तो करना है, लेकिन उसका एकमात्र तरीका मूल्यांकन नहीं है, ठीक है ना। तो इस वजह से जो कारण है वो गलत हो जाएगा, और ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। ए तो सही है लेकिन आर यहाँ पर गलत है। ये बहुत बारीकी वाला क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप क्या करना है, आपको देखना है कि कहीं एक पक्ष को तो नहीं मतलब ध्यान में रखा जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है, ठीक है। उसका एक छात्र क्या है, मतलब डिस्टर्ब है, मतलब विचलित है, उसको डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है, ठीक है। एक जगह पर वो ज्यादा टाइम नहीं टिक पाता, या फिर ज्यादा समय तक वो एक काम को नहीं कर पा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित करने में, ताकि बच्चे का ध्यान लगा रहे, केंद्रित रहने में मदद करने के लिए प्रभावी रणनीति होगी? तो ऑप्शन नंबर ए है स्वनियमन। स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्र को टाइमर देना, या फिर माता पिता को बुलाकर छात्र के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, या फिर छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना, या फिर छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना। तो देखो यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि हमें क्या करना है, ऐसे बच्चे के लिए टाइम फिक्स कर देना। टाइम फिक्स कर देना है कि आप जो है टाइमिंग के अनुसार इतने मिनट में इतना काम आप करेंगे, तो वो उसके माइंड में टाइम सेट रहेगा, और उसके बाद से उसे पता है कि मैं फ्री हो जाऊंगा। फ्री हो जाऊंगा तो वो उस टाइम को मैनेज करेगा, समय प्रबंधन के लिए उसे समय दे, ठीक है। और स्वनियमन पर यानी कि सेल्फ कंट्रोल के लिए उसे जो है एक फिक्स मतलब टाइम दे दे, जिससे क्या होगा
कि उसे कम समय, उसको वो समय जो है फिक्स लगेगा और उसमें वो कार्य कर पाएगा। ठीक, बाकी इसमें माता पिता को बुलाकर वो सख्त कार्रवाई करे तो ये क्या है, गलत है, मनोवैज्ञानिक तरीका नहीं है। मनोवैज्ञानिक तरीका ये भी नहीं है कि उसको बार बार कार्य आप दो, बार बार कार्य नहीं दोगे। अगर आप उसे कार्य को छोटे छोटे खंडों में बांट कर दे रहे हो, अगर आप उसे छोटी छोटी अवधि का छोटे छोटे खंडों में बांट कर काम दे रहे हो तब तो वो सही हो जाएगा, लेकिन आप उसे बार बार काम दो तो उसके ऊपर क्या है, एक प्रेशर माना जाएगा, एक बोझ लादना माना जाएगा। ठीक है, और आप उसके साथ में सख्ती से जो है पेश नहीं आ सकते, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 क्या कह रहा है कि शिक्षकों को निरंतर अपने स्वयं की रूढ़िवादिता और पूर्वाग्रहों पर चिंतन करना चाहिए कि कहीं जो विचार टीचर रखते हैं किसी भी कॉन्सेप्ट के बारे में, किसी भी थ्योरी के बारे में, तो कहीं वो गलत तो नहीं है, वो घिसा पिटा, वो रूढ़िवादी या फिर पारंपरिक विचार तो नहीं है, उसे बदलने की आवश्यकता है क्या, तो उन्हें चिंतन करना चाहिए जो भी पूर्वाग्रह उनके मन में है। ठीक है, कारण क्या है कि सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का अर्थ है कि शिक्षक चिंतनशील हो। ठीक, तो यहाँ पर कथन भी सही है, यहाँ पर जो है कारण भी सही है, इसीलिए जो है व्याख्या भी सही हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सही, जो 3 है सही हो जाएगा। ठीक है ना। हाँ, आपको ये भी ध्यान देना है कि जब आप आंसर लगा रहे हो तो उस समय ये भी देखे तो आपने कहीं ऐसा तो नहीं कि टिक कौन से पर लगा दिया है और वहां पर गोला कौन सा आपने भर दिया है, इन चीजों का आपको जो है ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वातावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण, ठीक है, वातावरण से जो भी आपको जानकारी मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल विद्यालय वातावरण में ही आता है, और विद्यालय से आपको जो भी जानकारी मिली है, ठीक है, आपको उसको अर्थ निर्माण, जो भी मतलब आपकी जो भी आपने लर्निंग किया है, जो कुछ भी सीखा है, तो वो मीनिंगफुल हुआ। ठीक है, और मीनिंगफुल हुआ, साथ साथ में इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने के लिए क्या आवश्यक है, ताकि ये हमेशा आपको जो है आपकी मेमोरी में रहे, हमेशा जो है आपको याद रहे। तो जरूरी क्या है कि आप उसे भूल जाए, या फिर आप जो है उसे पुनर्प्राप्ति पर जोर दें, या फिर आप उसे ध्यान दें उस पर अच्छे से, या फिर क्षय होना। तो सीधी सी बात है, अगर आप किसी भी तथ्य को, किसी भी विषय को, किसी भी टॉपिक को ध्यान देकर समझेंगे तो क्या होगा, वो अर्थ निर्माण बनाने में सहायक होगा। ठीक है, मीनिंगफुल होगा, और साथ ही साथ जो है आगे आपकी मेमोरी में रहेगा। ठीक है, आप आगे जो है आपकी मेमोरी में रहेगा, तभी आपको जो है उससे आगे हेल्प मिल पाएगी। अगर आप उसे भूल गए, अगर आप उसे पुनर्प्राप्ति यानी कि रिट्राइवल पर आपने उसको छोड़ दिया, या फिर उसका क्षय हो गया, तो आगे वो आपको जो है याद नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में, क्योंकि इन्होंने 3 स्तर बताए हैं नैतिक विकास के और 6 अवस्थाएं बताई हैं, तो यहाँ पर किस अवस्था में बच्चों का तर्क कानून की नैतिकता के इर्द गिर्द घूमता है, यानी कि कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है, कानून की व्यवस्था को न तोड़ना, और अपने अपनी जो है अपनी इच्छाओं को पूरा करना। जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि फॉर एग्जांपल एक बच्चा है और वो ट्रैफिक को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, तो वो ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता है, वो ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता। अगर उसे कहीं जाना है तो अगर वो ट्रैफिक रूल ना तोड़े, रेड लाइट होने पर रुक जाए, ग्रीन लाइट होने पर ही जो है वो आगे जाए, तो वो क्या है, वो कानून व्यवस्था को बनाए रखता है, और कानून व्यवस्था को बनाए रखना ही उसकी नैतिकता है, यानी कि वो उसे अच्छा मानता है। ठीक है, तो इस तरह का जो व्यवहार बच्चा करता है तो वो कौन सी अवस्था में करता है, पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में करता है, जिसे हम कहते हैं कन्वेंशनल मॉरलिटी। कन्वेंशनल मॉरलिटी का मतलब है कि यहाँ पर बच्चा चाइल्डहुड में है, लेकिन जैसे ही बच्चा आएगा किशोर अवस्था में, जिसे हम कहते हैं उत्तर पारंपरिक अवस्था, उत्तर पारंपरिक नैतिकता की अवस्था में होता क्या है कि उसमें तो जितने भी नियम समाज में बना दिए गए हैं उन्हें वो नहीं मानता, क्योंकि अगर वो उसके हित में है, उसके हित में है तो वो सीधी सी बात है उन्हें नियमों को अच्छा मानता है, लेकिन अगर वो इसके हित में नहीं है तो उन्हें अच्छा नहीं मानता है। लेकिन बात हो रही थी किसकी, कि जब बच्चा कानून की नैतिकता को माने, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द घूमे, कानून को प्रायोरिटी दे कि भाई जो रूल समाज ने बना दिए गए हमें उन्हें बनाए रखना चाहिए, तो वो क्या होता है, पारंपरिक नैतिकता, नैतिकता की स्तर में आता है, जिसमें गुड गर्ल, गुड बॉय, और जो सोशल ओरिएंटेड स्टेज होती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेज इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। संरचनावादी अधिगम सिद्धांत
मैंने आपको कई बार समझाया कि संरचनावादी अधिगम सिद्धांत के से जुड़े हुए हैं इस विचारधारा से, वो है जीन पियाजे और वाइगोत्स्की। तो संरचनावादी उपागम के जो प्रतिपादक है, जैसे जीन पियाजे हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, तो वो ये कहते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, वो उनका सक्रिय रहना जरूरी है। तो ये शब्द आप जो है अपने माइंड में रखना कि वे अपने ज्ञान का निर्माण खुद रखते हैं सक्रिय रहकर। तो ये सक्रिय रहना उनका बेहद जरूरी है। अगर वो निष्क्रिय रहेंगे तो ज्ञान का निर्माण वो नहीं कर पाएंगे, वो खुद से जो है नहीं सीख पाएंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि संरचनावाद का ही मतलब ये है कि वो अपने ज्ञान की संरचना खुद करते हैं। ठीक है, तो छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। या फिर अधिगम मुख्य रूप से एक निष्क्रिय प्रक्रिया है जिसमें सूचना प्राप्त करना और याद रखना शामिल है। या फिर शिक्षकों के छात्रों को प्रत्यक्ष निर्देश दे और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। किसको? शिक्षकों को। ठीक है, अधिगम तब होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। किससे मिल रही है? शिक्षकों से। तो यहाँ पर इन्होंने टीचर को सेंटर्ड में रख दिया है, तो गलत हो जाएगा कि नहीं? अगर ये छात्र को सेंटर में रखते तो सही होता। यहाँ पर भी इन्होंने टीचर को सेंटर में रख दिया तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने याद रखने और निष्क्रिय रहकर जो है सीखने पर जोर दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो जरूरी है कि संरचनावादी उपागम के जो प्रतिपादक है वो ये कहते हैं कि बच्चा जो पर्यावरण के साथ में सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है, सक्रिय रहकर। ये छोटे छोटे जो पॉइंट है इनको ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका है? वाइगोत्स्की का अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो जो संज्ञानात्मक विकास बनाने में सुगम भूमिका अगर वो बताते हैं तो किसकी बताते हैं? एक तो बताते हैं किसकी, एक बताते हैं किसकी, इसके फोल्डिंग की, या जिसे हम बोलते हैं दूसरे शब्दों में हेल्प। ठीक है, जिसे हम बोलेंगे पाठ यानी कि सहायता देना। ठीक है, दूसरा होता है समाज, दूसरा होता है समाज, तीसरी होती है संस्कृति और फोर्थ होती है भाषा। इन सब की सहायता से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक, लेकिन जब बात आती है उसको सुगम बनाने की, इजी बनाने की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक की भूमिका, जब बात आती है शिक्षक की भूमिका की, तो शिक्षक की भूमिका क्या है? छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, या फिर केवल उन्हीं कार्यों को देना जो विद्यार्थी वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कर सकता है, या फिर छात्र को जानकारी और ज्ञान प्रदान करना, या फिर आलंबन के माध्यम से छात्र के सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। यानी कि उसे जब जरूरत हो, जब उसे जरूरत हो तो उसे क्या करना है? इसके फोल्ड करना है। उसे क्या करना है? इसके फोल्ड करना है। ठीक है, उसे मार्गदर्शन देना है, उसे एकदम फ्री मत छोड़ दो। यहाँ पर पूरी तरह फ्री, आपने पूरी तरह उसको किसके अनुसार, देखो बच्चे को फ्री छोड़ना एकदम सही बात है, लेकिन जब बात आती है वाइगोत्स्की के अनुसार तो वाइगोत्स्की तो ये कहता है कि बच्चा अपने आप से पूरी तरह खुद किसी समस्या को सोल्व नहीं कर पाता है, उसे आपकी मदद की आवश्यकता है, उसे आपकी सहायता की जरूरत है। ठीक है, ताकि उसका जो एक स्तर है, जो एक स्तर है वास्तविक वाला स्तर, उसे ऊपर ले जाया जा सके, उसे संभावित स्तर तक ले जाया जा सके, यानी कि उसे और ज्यादा बच्चे में करने की संभावना होती है। और अगर आप उसे मदद कर दोगे तो जरूरी है, ये तय है कि वो और आगे जा सकता है और अच्छा जो है प्रदर्शन कर सकता है। तो आलम्बन के माध्यम से छात्र सीखने का मार्गदर्शन और समर्थन करना। ठीक है, उसे आलम्बन का मतलब है यहाँ पर सहारा देना, इसके फोल्ड करना। जब किसी काम में किसी थ्योरी को नहीं कर पा रहा है, किसी सेंटेंस को नहीं लिख पा रहा है, कोई भी काम अपने आप से वो नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना है? उसे आलम्बन करना है, इसके फोल्ड करना है, उसे सहारा देना है, उसे मदद देनी है, जो मैंने यहाँ पर जो है आपको बताया है। ठीक है, समझ गए? क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन एक समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? समावेशी कक्षा विभेदित निर्देश देती है, या फिर प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करती है, या फिर विविध दृष्टिकोणों का उसमें समावेश है, या फिर उचित समावेशन का वो पालन करती है। तो कौन सा इसमें जो है समावेशी कक्षा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि प्रतिस्पर्धी लोकाचार को प्रोत्साहित करती है।
देखिए, प्रतिस्पर्धा को ये बढ़ावा नहीं देती है, आपको ध्यान में रखना है, ये बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी शिक्षा अगर किसी भी तरीके से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा नहीं देना है, उसे प्रोत्साहित नहीं करना है। अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो मनोवैज्ञानिक नहीं माना जाएगा, वो पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, वो नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है, विभेदित निर्देश क्यों देती है ये? क्योंकि एक इस कक्षा में एक नहीं विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। कैसे? विभिन्न प्रकार के। ठीक है, समावेशी कक्षा का मतलब ही यही होता है कि ये विभिन्नता का उत्सव मनाती है, समझ गए ना? तो इसीलिए, और विविध दृष्टिकोण इसलिए अपनाती है क्योंकि एक तरह का बच्चा नहीं होता है, विविध तरह के बच्चे होते हैं, विविध स्तर के, विभिन्न जो है बौद्धिकता वाले जो है बच्चे होते हैं, तो विविध दृष्टिकोण तो इसे अपनाना पड़ेगा। उचित समावेशन का भी पालन करना पड़ेगा, हर एक बच्चे को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। तो जो बच्चे का, जो छात्र का शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय है, उस आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। कैसे? यानी कि वो और अच्छे से चीजों को सीखने की कोशिश करे, उसमें ये दृढ़ता एक टीचर ला सकता है। कैसे? छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करके, या फिर विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखना, या फिर सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, या फिर सभी छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना। तो आपको ध्यान देना है कि हम बच्चों को पहल करने, अगर हमने उनको पहल करने के लिए बोल दिया और बोल दिया कि खुद करके, मतलब आप जो है इसको पहल करो, इसको खुद करो, तो इससे क्या होगा? उनमें आत्म संप्रत्यय के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है ना? और अगर हम विशेष छात्रों, यानी कि कुछ विशेष छात्रों से बहुत कम उम्मीद रखें, तो हम नहीं कह सकते कि हम सभी बच्चों को समान लेकर चल रहे हैं। अगर हमने सभी बच्चों से कम उम्मीद रख ली तो ये तो गलत ही होता है। हमें जो है बच्चों से उम्मीद तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि पियाजे भी कहते हैं कि बच्चों में जो है सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, तो उन्हें आप सिर्फ माहौल दो, आप उन्हें सिर्फ अवसर दो, उनकी जो चेतनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं, उनकी जो रुचि है, ऑटोमेटिक बाहर निकल आती है। ठीक है, और छात्रों में स्वायत्ता और पहल को दंडित करना, ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, पूरी तरह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या कह रहा है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किसके साथ में अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुखी विकास के क्षेत्र के अंदर है या फिर बाहर है। ठीक है, तो आपको बताना है। तो अगर हम पहला ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है कि लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे भौतिक वातावरण के साथ, किसके साथ? भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, यहाँ पर भी जो है भौतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करके, या फिर अधिक जानकार के साथ में अंतःक्रिया करके। जो इंट्रैक्शन का प्रोसेस मैंने आपको बताया था, तो वो मोर नॉलेजेबल के साथ बताया था। यानी कि इंट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे टीचर बच्चे के साथ में जुड़कर और स्टूडेंट बच्चा टीचर के साथ में जुड़कर जब कोई काम सीखता है, या फिर ये बच्चा है, ठीक है, और ये अपने चारों तरफ के वातावरण में जितनी भी चीजें हैं उन सब से जो है पारस्परिक क्रिया करके, इंटरेक्शन करके चीजों को सीखता है अंतःक्रिया द्वारा। अंतःक्रिया का मतलब एक दूसरे से जुड़ना। ठीक है, एक दूसरे से जुड़कर सीखते हैं। तो हम एक दूसरे से जुड़ते ही क्यों हैं? क्योंकि हमारे पास में उतनी जानकारी, बच्चे के पास में उतनी जानकारी नहीं होती जो उससे दूसरे, मतलब उससे जो बड़े होते हैं, चाहे वो टीचर हो, चाहे उसके पेरेंट्स हो, चाहे उसके दोस्त हो, चाहे उसके भाई बहन हो। ठीक है, तो वो होते हैं मोर नॉलेजेबल, यानी कि अधिक जानकार, यानी कि बच्चे से तो ज्यादा ही जानते हैं ना वो, इस वजह से उनको मोर नॉलेजेबल कहा जाएगा। और मोर नॉलेजेबल जो मतलब उनके साथ में जितने भी उनके साथ में अंतःक्रिया करके उनके जो अनुभव होते हैं उनसे वो लाभान्वित होते हैं, उनसे एक्सपीरियंस लेते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दुराभिमुखी विकास के किसके अंदर है, का उसके मतलब समीप दुराभिमुख विकास के क्षेत्र के अंदर है। इस क्षेत्र के अंदर होने का मतलब क्या है कि एक कार्य जिसे जिसे हम कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल दे रही हूँ कि हमने बच्चे को 2 का टेबल लिखने के लिए दिया और उसने सिर्फ 5 जा तक किया, यानी कि उसने जो है 10 तक किया। ठीक है, तो 5 जा 10 उसने लिख दिया, लेकिन उसे 5 जा से आगे नहीं आ रहा है। तो 5 जा से आगे नहीं आ रहा है तो हमें तो 20 तक करवाना है, यानी कि 10 जा तक करवाना है। तो 10 जा तक करवाने के लिए हम उसको हेल्प करेंगे और वो 10 जा तक पहुंच गया। ठीक है, ठीक पहुंच गया।
तो उसने जो है 10 जा 20 मतलब यहाँ तक कर लिया है। तो ये जो बीच का अंतर था, ये जो बीच का यहाँ से वास्तविक परफॉर्मेंस से लेकर बच्चा जो हमने संभावना उसमें जताई है, यहाँ तक बच्चा चला गया है संभावित स्थान तक, तो ये बीच का अंतर उसने भरा कि नहीं भरा, ठीक है। तो ये किसके अंदर में है, अंदर की बात यहाँ पर क्या हो रही है कि जो उसका वास्तविक स्तर था और जो उसका जो है संभावित स्तर था, ठीक है, इसके बीच के अंतर को जो है भर दिया गया है जो इसके अंदर है, ठीक। ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अंदर के जो स्थान को भरने के लिए जरूरी है कि हम उसे क्या करें, इंटरेक्ट करके पढ़ाएं, अपने एक्सपीरियंस उसके साथ जो है शेयर करें। और एक्सपीरियंस का जो फायदा है, मतलब बच्चा किससे ले सकता है, मोर नॉलेजेबल से, यानी कि अधिक जानकार से, ठीक। ये थोड़ा बारीकी वाले क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, लेकिन ये इस तरीके से सही हो जाते हैं जब आप जो है ऑप्शन पर ट्राई करके इसको करते हो। क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 क्या है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोर अवस्था में प्रवेश करता है। कहने का मतलब यह है कि कोई मतलब फिक्स नहीं होता है कि कौन सा बच्चा जल्दी बाल्यावस्था में पहुंच जाएगा, कौन सा बच्चा जल्दी ग्रोथ करके किशोर अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, ये कोई फिक्स नहीं कहा जा सकता। कारण क्या है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है, ठीक है। जो विकास है प्रकृति में निरंतर होता रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही बात सही है, कोई फिक्स तो नहीं, किसी की विकास की दर कम होती है तो किसी की ज्यादा होती है। तो इस वजह से कह सकते हैं कि भाई कोई जल्दी मतलब बाल्यावस्था में प्रवेश कर सकता है तो कोई बच्चा देर से बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, कोई जल्दी मतलब जवान हो जाता है, किशोर अवस्था में आ जाता है, तो कोई देर से आता है। तो ये कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। और विकास ऐसा क्यों है, क्योंकि विकास की प्रगति निरंतर होती रहती है ना। तो इस वजह से हम कहेंगे कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आकलन। एक प्रगतिशील कक्षा है तो उसमें आकलन कैसा होगा, योगात्मक होगा, मानक संदर्भित होगा, गतिशील होगा या फिर वस्तुनिष्ठ होगा, ठीक है। तो कक्षा कैसी भी हो, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर बात हो रही है आकलन की, अगर बात हो रही है असेसमेंट की, तो वो योगात्मक नहीं होना चाहिए, वो सही नहीं माना जाता है। वो मानक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। होना चाहिए कैसा, डायनेमिक, यानी कि गतिशील होना चाहिए। हर एक पक्ष का बच्चे का आकलन होना चाहिए, और वस्तुनिष्ठ इस पे काम नहीं करेगा, ठीक है। बात समझ गए। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। शिक्षार्थियों के बीच जितनी भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उनको संबोधित अगर हमें करना है, हमें जानना है, हमें समझना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, विभिन्नताओं को मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए एक एनम्य का मतलब होता है रिज्ड, ठीक है, रिज्ड, ठीक है, रिज्ड और समान पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए, या फिर मतभेदों को असामान्य और एक प्रकार की कमी के रूप में स्वीकार करना चाहिए, या फिर व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। जो विभिन्नताएं हैं, जो बच्चों में विभिन्नताएं होती हैं, उनको मानव विविधता, क्योंकि एक मानव दूसरे मानव से विभिन्न होता है, तो मानव विविधता की प्रत्यक्ष विशेषता के रूप में मानना चाहिए, ठीक है। कि हमें जो है ये मतलब फैक्ट है, इसे एक प्रत्यक्ष विभिन्नता के रूप में मानना चाहिए। और हमें क्योंकि विभिन्नता है तो समान पाठ्यक्रम लागू करने से क्या होगा, रिज्ड पाठ्यक्रम लागू करने से क्या होगा कि विभिन्नताओं को हम क्या करेंगे, अस्वीकार कर देंगे, ठीक है ना। और मतभेदों असामान्य एक प्रकार की कमी के रूप में अगर हम उसे देखते हैं तो हम विविधताओं को समान नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इनको नजरअंदाज करने का मतलब है कि हम इनको जो है एक दोष के रूप में देख रहे हैं, कमी के रूप में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आलोक पर निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आंख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आंखों की लाली, सूजन, अक्सर पहचानने में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं, स्वालीनता के, यानी कि जिसे हम कहते हैं ऑटिस्टिक, या फिर संचार संबंधी विकार के, या फिर दृष्टि संबंधी विकार के, या फिर भाषा संबंधी विकार के। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन को पढ़ने से आपको लग रहा होगा कि वो आंखों को बार बार मूंदता है, आंखों को बार बार मलता है, और
कंफ्यूज हो जाता है अक्षर को पहचानने में, तो क्या हो सकता है? तो दृष्टि संबंधी विकार है कि नहीं है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है? हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसीलिए ये आपको जो है अच्छे से समझना है। महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है, तो बताना है आपको। इसका मतलब क्या है कि या तो वो बाहरी पुरस्कार, अगर वो बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है तो महारत लक्ष्य तो नहीं होगा। ठीक है, बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, तो महारत लक्ष्य जो है नहीं होगा। ठीक है, महारत लक्ष्य का मास्टरी, मास्टरी करने का मतलब यही होता है कि उसे उस क्षेत्र में, उस कार्य में अपने कौशल को बढ़ाना है, स्किल को अच्छा करना है, ना कि उसे कोई ट्रॉफी जीतनी, ना कि उसे कक्षा में जो है प्रथम आना, ना कि उसे कोई लालच है। ठीक है, अपमान के डर से असफलता या सजा से बचने पर जो है ध्यान देना, या फिर दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के प्रदर्शन को प्राप्त करना, या फिर किसी कार्य करने के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, तो ये होता है महारत लक्ष्य अभिविन्यास। महारत लक्ष्य अभिविन्यास और प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास कैसा होता है? प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास ऐसा होता है कि उसे बाहरी पुरस्कार पाना है इसलिए अच्छा प्रदर्शन करता है, अपमान से जो है बचना है इसलिए अच्छा प्रदर्शन करता है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा से वो प्रभावित हो गया है इसलिए अच्छा प्रदर्शन करना। लेकिन जब बात आती है महारत लक्ष्य अभिविन्यास की, यानी कि मास्टरी की, चाहे उसका परफॉर्मेंस कैसा भी रहे, उसे कोई मतलब नहीं है, वो फेल हो जाए, वो पास हो जाए, उससे ट्रॉफी मिले ना मिले ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे अपनी उस काम पर, उस थियरी पर, उस मतलब जो उसे टास्क दिया गया है उसे अच्छे से समझना है, उसे उसमें मास्टरी करनी है, यानी कि कार्य करने के लिए अपनी कौशल, जो उसकी स्किल्स है और जो समझ है उसे सुधारने पर वो ध्यान देता है, जिसे हम महारत लक्ष्य अभिविन्यास कहते हैं। ठीक है, बहुत एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जीन प्याजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, चिन्हों के लिए चिन्हों के प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता फिल इन द ब्लैंक्स के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को फिल इन द ब्लैंक्स सीखने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे, क्योंकि जब एज्यूम कर लेते हैं, जब कल्पना कर लेते हैं, बच्चा हाइपोथेसिस स्टेज में आ चुका है, कल्पना करने लग गया है, एक्स को अज्ञात है अभी, ठीक है, अमूर्त है, एक तरह से कुछ भी इसमें क्लियर नहीं है। ठीक है, अमूर्त चिंतन पर वो आ चुका है, अमूर्त चिंतन पर आ चुका है, तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, और ये बच्चों को किसे सीखने में जो है मददगार साबित होता है या फिर सक्षम बनाता है? बीज गणित और गणना को। ठीक है, अगर हम ऑप्शन नंबर बी देखें तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये तो ठीक है, लेकिन संरक्षण और क्रमबद्धता, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पर एक्स की, तो एक्स किस में यूज होता है, किस में हम एज्यूम करते हैं, तो गणित में यूज करते हैं ना, तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में ये नहीं होता है, ये यहाँ पर भी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देती है, ये भी गलत हो जाएगा। तो ये मैंने कई बार आपको जो है एक्सप्लेन किया है, जब बच्चे में कल्पनाशील चिंतन का विकास हो जाए, जिसे कहते हैं हाई लेवल थिंकिंग, जो आती है उसमें किशोर अवस्था में, और जब बच्चा हाइपोथेसिस थिंकिंग करने लगता है, जब बच्चा एज्यूम करने लगता है चीजों को, ठीक है, या फिर अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, तो वो होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से ऊपर की होती है। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो पियाजे की 4 अवस्थाओं में सबसे लास्ट की अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अभिकथन क्या है? छात्रों के अच्छा प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है। कब? यदि उनको अपने स्कूल से भावनात्मक लगाव है और वे ये मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। ठीक है, कारण क्या है कि भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो बात आप समझ गए होंगे, कोई भी इसमें कथन गलत नहीं है, ना ही कारण गलत है, तो दोनों ही यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? प्रगतिशील शिक्षा को आप समझ चुके होंगे, तो प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका यहाँ पर आपको बतानी है। शिक्षक की भूमिका कैसी होती है, चाहे वो कोई भी शिक्षा हो, प्रगतिशील को आप छोड़ दो, एक तरह से भूल जाओ।
ठीक है। आपके हिसाब से पूरे मनोविज्ञान में आपने ये सुना होगा कि शिक्षक की भूमिका परामर्शदाता की होनी चाहिए, अच्छा निर्देशन देने वाली होनी चाहिए, सहायता परक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसी की मतलब उसी को हम ऑप्शन में ढूंढ रहे हैं, उसी को ढूंढेंगे। शिक्षक पाठ्यचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, या फिर शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता, या फिर शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकार का प्राथमिक स्रोत है, या फिर शिक्षक बच्चों को प्रयोग के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है और आवश्यकता पड़ने पर आलंबर प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है आपको ध्यान देना है कि अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 1, तो इसमें पाठ्यचर्या के मानकों का कड़ाई से वो पालन कर रहा है, तो गलत हो जाएगा ना। किसी भी शिक्षा में अगर हम मानक पढ़ाई कराएं, मानकता का पालन करें तो गलत हो जाएगा। अगर हमने पूरी तरह जो है बच्चों को स्वतंत्र हम छोड़ देते हैं और कोई हस्तक्षेप नहीं करते तो उनकी गलतियों का उन्हें कैसे पता चलेगा। ठीक है। और बात करें थर्ड ऑप्शन की कि शिक्षक कक्षा में ज्ञान का प्राधिकार है, ज्ञान पर उसी का प्राधिकार है, यानी कि शिक्षक यहाँ पर तानाशाह की जो है भूमिका में आ गया है। तो हमें जो है शिक्षक को प्रायोरिटी या फिर उसमें नहीं रखना है मुख्य भूमिका में। ठीक है, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षा हो या फिर कोई भी शिक्षा हो तो हमें जो है शिक्षक को सेकेंडरी स्थान पर रखना है। प्रायोरिटी में किसको रखना है? बच्चे को रखना है। सेंटर में कौन रहेगा? बच्चा रहेगा। तो बच्चा रहेगा तो बच्चे को हमें क्या है, प्रयोग करने के अवसर तो देने ही देने हैं। जहां पर आवश्यकता पड़े उन्हें आलंबन यानी कि इसके फोल्ड भी करना है, उन्हें मदद करनी है, उन्हें हमें परामर्श देना है, उन्हें हमें सुविधा देनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सामाजिकरण सोशलाइजेशन का प्रोसेस कैसा होता है? सोशलाइजेशन का प्रोसेस अच्छे से समझने के लिए इसकी वीडियो आपको जरूर वॉच करनी है। कभी इसका जो क्वेश्चन आपका आएगा फ्यूचर में भी या फिर इस वाले एग्जाम में भी तो गलत नहीं होगा। तो जो सामाजिकरण की विशेषता होती है वो क्या क्या है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, या फिर यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो देखो ये रेखीय प्रक्रिया नहीं है, आपको ध्यान रखना है, ये रेखीय प्रक्रिया नहीं है, ये वृत्तीय है। पहली बात तो ये चक्रीय है, जिसे हम चक्रीय कहते हैं। और ये एक सरल प्रक्रिया नहीं है, ये जटिल प्रक्रिया है। यह एक आयामी नहीं बहुआयामी है, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। तो बी सी डी आपको देखना है कहाँ पर है, बी सी डी फर्स्ट ऑप्शन में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 क्या कह रहा है कि किशोर अवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? किशोर अवस्था के बारे में, तो किशोर अवस्था बचपन और वयस्कावस्था के बीच विकासात्मक संक्रमण है, जिसमें शारीरिक, संज्ञानात्मक और मनोसामाजिक परिवर्तन होते हैं। ठीक। या फिर विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं और इसे अनुभव करते हैं। ठीक। तो तीसरा है कि किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है, और फोर्थ है कि किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए माना जाता है, और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो यौन परिपक्वता और पुनरुत्पादन की क्षमता की ओर ले जाती है। तो देखो इसमें पूछा था कि सही नहीं है, सही नहीं है तो कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने कहा है कि विभिन्न संस्कृतियों के बच्चे एक समान तरीके से किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं, जबकि हमने देखा है कि बच्चों के विकास की दर तो अलग अलग होती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सभी किशोर अवस्था के बच्चे एक ही जो है किशोर अवस्था में प्रवेश करें? नहीं हो सकता ना, तो ये गलत हो जाएगा ना। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए की तो बिल्कुल सही है कि किशोर अवस्था बचपन और वयस्क अवस्था के बीच की अवस्था है कि नहीं है, इसको संक्रमण अवस्था कहते हैं। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है कि किशोर अवस्था एक सामाजिक रचना है। सामाजिक रचना हम किसको मानते हैं? कौन सी अवस्था को मानते हैं? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। किशोर अवस्था को मानते हैं। सामाजिक रचना क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पर बच्चा सामाजिक भूमिका में आ जाता है, जिसमें कि उसके साथ में जेंडर भूमिकाएं जुड़ जाती है। ठीक है। और किशोर अवस्था को आमतौर पर यौवन को शुरू करने के लिए तो माना ही जाता है। बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो अपने आप में एक प्रभावी प्रणाली है। पोर्टफोलियो होता क्या है? पोर्टफोलियो में बच्चे का
नियमन से, तरीके से, एक सीक्वेंस से जितना भी अभी तक उसका समय रहा है, जितनी उसकी क्रियाएं रही हैं, एक्टिविटी रही हैं, जो उसकी आदतें हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, उन सब का लेखा जोखा पोर्टफोलियो कहलाता है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो बनाना अपने आप में किसी बच्चे का एक प्रभावी प्रणाली है कि नहीं है? भाई अगर हमें किसी बच्चे की टोटल जानकारी है कि उसकी आदतें कैसी है, उसकी इच्छाएं कैसी है, उसकी रुचियां कैसी है, उसका मन कौन से तरीके से पढ़ने में लगता है, या फिर उसे कौन सी चीजें पसंद है, तो ये अपने उसका पोर्टफोलियो कहलाता है, एक तरह से उसका परिचय हम कह सकते हैं। तो वो तो जो है प्रभावशाली होगा, क्यों नहीं होगा। तो ये जो प्रभावशाली जो प्रणाली है वो क्यों है? क्योंकि वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, या फिर वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, या फिर पोर्टफोलियो का काम क्या है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, या फिर वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश कर सकते हैं। तो अगर बात करें इसमें, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जिसमें ए बी डी सही है, यानी कि ए बी डी सही है। ठीक, कैसे? जैसे कि अगर हम पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। जैसे कि हमें पता होता है ना कि बच्चे का अगर हमें समझ पता चल गई कि कैसी है, तो मूल्यांकन करने में आसानी होगी। दूसरा, वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। उसका जो भी अभी तक प्रोग्रेस रहा है, जो भी उसने जिस क्षेत्र में प्रगति की है, कैसी मैथ में वो कैसा है, फिजिक्स में कैसा है, केमिस्ट्री में कैसा है, बायो में कैसा है, या फिर हम कहें आर्ट साइड के जो विषय है जैसे पॉलिटी में कैसा है, वो ज्योग्राफी में कैसा है। तो ये जो उसका प्रोग्रेस रहा है, ठीक है, उस प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है ना, उसको हम पढ़कर समझ जाते हैं। और वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। बिल्कुल सही बात है कि उसमें एक्यूरेट जानकारी लिखी जाती है, उसमें बच्चों की लगभग अभी तक जो जितनी भी क्रियाएं रही हैं वो लगभग सभी सटीक ही होती है। लेकिन अगर बात करें कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद है, अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ये तो नहीं है ना। ठीक है, अंतिम उत्पाद की जो कहेंगे कि आगे बच्चा और भी क्रियाएं करेगा और भी मतलब चीजें एक्टिविटी करेगा, तो हम अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करने से इसका मतलब नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि एक माध्यमिक स्कूल शिक्षक छात्रों को संकल्पनाओं और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच संबंध बनाने में मदद करके सार्थक सीखने को सक्षम बनाना चाहता है। यानी कि एक जो शिक्षक है वो छात्रों को जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा है, उन कॉन्सेप्ट को उनकी वास्तविक दुनिया के साथ में जो भी मतलब अनुप्रयोग है, जो उनके वास्तविक जीवन से संबंधित जितने भी मतलब एक्सपीरियंस उनके रहे हैं, उनके बीच में संबंध बनाने में वो मदद कर रहा है, और इस तरीके से उनके सीखने को जो है वो सार्थक बनाने में जो है सक्षम मतलब हो जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक उपयुक्त शैक्षणिक रणनीति होगी? मतलब अगर वो ऐसा करे तो कौन से तरीकों को उसे अपनाना चाहिए? तो विद्यार्थियों को उद्दीपक प्रतिक्रिया अनुबंधन की विधि द्वारा सिखाना, या फिर छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर शोध करने के लिए देना और अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत करना, या फिर छात्रों को नियम और परिभाषाएं याद करने के लिए देना, या फिर विद्यार्थियों को बहुविकल्पीय प्रश्नों वाली कार्यपत्रक पूरी करने के लिए कहे। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर जो है सही हो जाएगा कि छात्रों को छोटे समूह में वर्तमान मुद्दे पर, वर्तमान मुद्दा अगर चलो हम उठा लेते हैं कि जैसे कोविड आया था, या फिर अभी हम देखें कि अभी ये जो हाथरस वाला कांड हो गया, ये वर्तमान मुद्दे हो गए। ठीक है, इस तरह के वर्तमान मुद्दे हमने उठाए। अगर विषय अलग है तो विषय के अनुसार हम वर्तमान मुद्दे उठाएंगे। ठीक है, तो विषय के अनुसार वर्तमान मुद्दे हमें उठाने हैं। जैसे कि किसी का मैथ सब्जेक्ट है, या फिर किसी का पॉलिटी है, किसी का ज्योग्राफी है, तो उसी हिसाब से वर्तमान मुद्दे हमने उठा लिए, और उनको उन पर क्या करें कि वो अगर हम वर्तमान मुद्दे उठाएंगे तो वास्तविक जीवन में, वास्तविक दुनिया में उनके जो भी अनुप्रयोग या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो उनके साथ में कनेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। कनेक्ट हो जाएंगे तो इस तरीके से अपने निष्कर्ष कक्षा में प्रस्तुत वो करें कि फाइनली इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। इस तरीके से क्या होगा कि वो जो उनका सीखना है वो मीनिंगफुल यानी कि सार्थक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जो है एक टीचर को करना चाहिए, ना कि उसे परिभाषा याद करने के लिए दे, नियम आधारित जो है उनका अधिगम कराए। उद्दीपक अनुक्रिया का मतलब होता है कि रटते रहो, अभ्यास करते रहो। ठीक है, या फिर बहुविकल्प प्रश्न उनको दे दिए करने के लिए, उससे थोड़ा ही ना काम चल रहा है। ठीक, तो इस तरह के मतलब कराना पड़ेगा। 26 है, सुजाता नृत्य प्रतियोगिता में केवल इसीलिए उत्सुकता से भाग लेती है
क्योंकि वह नगद का प्रथम पुरस्कार जीतने में रुचि रखती है। अब देखो उसे क्या जीतना है, पुरस्कार जीतना है। क्या जीतना है, पुरस्कार, इसलिए वो भाग ले रही है, ठीक है, इसलिए वो डांस करेगी। ठीक, तो महारत उन्मुख शिक्षार्थी है या फिर असफलता परिहार शिक्षार्थी है या फिर आंतरिक रूप से प्रेरित है या फिर बाहरी रूप से प्रेरित है, तो अब आपको बताना है। ठीक, उसका जो परफॉर्मेंस है वो किसी न किसी धनराशि से प्रेरित है। उसकी धनराशि क्या है, उसे प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना है। अगर प्रथम पुरस्कार प्राप्त करना है वो नगद धनराशि से प्रेरित है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर हो जाएगा बाहरी रूप से प्रेरित, कि एक्सटर्नली मोटिवेटेड है। कैसे एक्सटर्नली मोटिवेटेड है, अगर उसकी रुचि होती, अगर उसका मन होता है, स्वेच्छा से वो जो है नृत्य में भाग लेती, तब वो आंतरिक रूप से प्रेरित होती। ठीक है, आंतरिक रूप से प्रेरित होती। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन एक ऐसे पर्सन का उदाहरण है जिसमें छात्रों को जानकारी का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। छात्रों को विश्लेषण करने की आवश्यकता कौन से पर्सन पर होगी, तो पर्सन पढ़ लेते हैं। पहला है कि टू किल ए, क्या लिखा है, मॉकिंग बर्ड में लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, या फिर टू किल ए मॉकिंग बर्ड का नायक कौन है, या फिर टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का कथानक क्या है, या फिर टू किल ए मॉकिंग बर्ड उपन्यास का विषय क्या है। तो ना उन्हें विषय बताने में कठिनाई है, ठीक है, समझ रहे हो, ना ही उन्हें कि कथानक क्या है, कथानक क्या है ये बताने में कठिनाई है, ना ही ये कि कहाँ पर है ये नायक कौन है, ठीक है, यानी कि उसका हीरो कौन है, ना ये बताने में कठिनाई। कठिनाई कब है कि लेखक प्रतीकवाद का उपयोग कैसे करते हैं, ये बताने में, ये एक्सप्लेन करने में उन्हें विश्लेषण यानी कि जानकारी को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, जब जानकारी को समझ लेंगे, पढ़ लेंगे, तभी बताएंगे ना कि कैसे वो उसका उपयोग करते हैं प्रतीकवाद का। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि किसमें बच्चों को विश्लेषण करना पड़ेगा, या फिर विचारों का मतलब उसमें संचार होगा बच्चे में। जीन पियाजे का मानना था कि ज्ञान, जीन पियाजे का जो मानना था कि जो नॉलेज होती है वो क्या होती है, अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होती है, या फिर एक दृश्य व्यवहार परिवर्तन है जिसे विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है, या फिर पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है, या फिर अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय जन्मजात और दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही, क्योंकि इन्होंने कहा है कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से नहीं, सक्रिय रूप से जो है बच्चा एक्टिव रहना जरूरी है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा निर्मित किया जाता है। ठीक है, यानी कि बच्चा सक्रिय रहेगा और वातावरण के साथ में, पर्यावरण के साथ में जुड़कर ज्ञान का निर्माण कर लेगा। ठीक, अगर यहाँ पर बात करें कि अंतःक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त करने के बजाय वो जन्मजात और दिया हुआ होता है, तो ये तो गलत है। ठीक है, कहीं ना कहीं भाषा की जब बात आती है जन्मजात होने की, तो चॉम्स्की इस बात को बोलते हैं कि बच्चों में भाषा जन्मजात होती है, लेकिन यहाँ ज्ञान की बात हो रही है, भाषा की बात नहीं हो रही है। और यहीं पर जो फर्स्ट ऑप्शन है ये सही हो जाता, कब, अगर ये क्वेश्चन होता वाइगोत्स्की के अनुसार, ये क्वेश्चन होता वाइगोत्स्की के अनुसार, तब अगर ये होता कि वाइगोत्स्की का मानना है कि ज्ञान, तो आंसर हो जाता कि अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत से सहनिर्मित होता है, तभी हमारा आंसर हो जाता है। इन छोटे छोटे पॉइंट को आपको जो है ध्यान में रखना है। ठीक, लेकिन क्वेश्चन था किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार। ठीक है, तो जब जीन पियाजे के अनुसार था तो बच्चा ज्ञान का निर्माण करता है, उसको निर्मित करता है, कैसे, सक्रिय रूप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरोल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है। उन्होंने किस चीज को केंद्र में रखकर, किस चीज के बेस पर जो है उन्होंने कोहलबर्ग की आलोचना की थी, तो किसको, नारी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर, किसको, नारी दृष्टिकोण को केंद्र में रखकर। तो वही चीज आपको जो है ढूंढनी है, चाहे आपका क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कहीं भी किसी तरीके से पूछ लिया जाए। लेकिन अगर कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन के अनुसार पूछ ली है, तो नारीवाद का दृष्टिकोण आपको ढूंढना है, नारी को ढूंढना है, तो कौन से ऑप्शन में है, तो देखभाल की नैतिकता और नारीवादी दृष्टिकोण की उन्होंने आलोचना की थी कि आपने एक पुरुष आधारित कहानी को गढ़ दिया है, यहीं पर एक नारी होती, एक स्त्री होती, तो उसकी देखभाल का जो तरीका होता वो अलग होता। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 30 एंड लास्ट क्वेश्चन है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकेत व इशारे देने चाहिए। ठीक है, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। कारण क्या होता है? कारण यह है कि बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। तो इन्होंने दोनों जो कथन है, दोनों कथन एकदम अलग अलग दिए हैं। है तो सही, ठीक है तो सही अपने आप में, दोनों कथन अपने आप में क्या है, सही है, कोई भी अपने मतलब गलत नहीं है, सही तो है। लेकिन ये बात कह दी है किसके बारे में? ये बात है किसके बारे में? सीखने के बारे में, और ये बात है बुद्धि के बारे में। तो इसीलिए दोनों मतलब जो व्याख्या है वो सही तो नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। जो यहाँ पर जो इन्होंने कहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतनी उस इशारे और संकेत देनी चाहिए, लेकिन अगर वो अपने से अधिक कर पा रहा है तो कम की जरूरत है, यानी कि कम मदद करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और बुद्धि को बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता, ये भी बात सही है कि वो एक लगभग अनुमान होता है, हम उसे सटीक या फिर एक्यूरेसी हम उसे नहीं कह सकते कि बच्चा में इतना आईक्यू लेवल है ना। उसे तो एक मतलब एक पैमाना बना दिया गया है, तो एक पैमाना, वो कोई किलो में थोड़ी ना बुद्धि होती है कि वो आप किसी उस पर रख दो उसको जो है वो मेजर कर देगा, नहीं, वो तो एक मतलब तरीका निकाला है बुद्धि को मापने का। यानी कि जो जितना मतलब अच्छा रेस्पॉन्स कर पा रहा है, अच्छे आंसर कर पा रहा है, तो वो उतना उसमें आईक्यू लेवल ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसको सटीक रूप से हम नहीं माप सकते, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने किए 30 क्वेश्चन, और ये अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे। तो थोड़ा टाइम टेकिंग तो ये रहते हैं, लेकिन अपने टाइम की यानी अपनी स्पीड को आपको बढ़ाना होगा, अपनी एक्यूरेसी को भी बढ़ाना होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन लेवल आपको समझ में आएगा और ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, आपकी तैयारी को जरूर मतलब इसमें जाने में मदद मिलेगी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।